Students, the question is, two particles each of mass 3 kg, each are situated at 2, 0 and 4, 0 respectively, then find center of mass of this system. तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग कंसीडर करें तो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें फिलहाल यूनिट नहीं बताई गई है या मेंशन नहीं है, तो हम लोग इसको एसआई सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं और मीटर कंसीडर कर रहे हैं। तो मानकर चलते हैं बच्चों ये वाई एक्सिस है तो उसमें कोऑर्डिनेट्स हम लोग मीटर में ले रहे हैं एंड सिमिलरली एक्स एक्सिस पे भी हम लोग क्या ले रहे हैं, मीटर्स में। बिल्कुल। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो मासेस सेम है, दैट मींस 3 kg। तो इसका भी मास कितना है 3 kg और इसका भी मास कितना है 3 kg। और इनके कोऑर्डिनेट्स मार्क करें तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए 2, 0 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0 और एक के एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और वाई कोऑर्डिनेट है 0। तो बच्चों दोनों ही पार्टिकल्स के अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। बिल्कुल सर। तो एक्स एक्सिस पे अगर दोनों लाई कर रहे हैं तो बच्चों इनके अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स मार्क करें तो ऑब्जर्व कीजिए ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, 0 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 4, 0 और हमें पता करना है कि इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो बच्चों सिस्टम अपना सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी यहां पे सिर्फ एक्स एक्सिस पे होगा। तो हमें सेंटर ऑफ मास का सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो मैंने लिख दिया एक्स cm, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों जल्दी से बोलिए कितने पार्टिकल हैं 2, तो मास मोमेंट्स भी कितने होंगे 2, पर उसमें हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए ढूंढना है तो ये हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। अच्छा बच्चों यही सिस्टम सिर्फ y एक्सिस पे रखा होता तो ये होता ycm m1y1 m2y2 अपॉन टोटल मास। अगर यही z एक्सिस पे रखा होता तो zcm इक्वल टू m1z1 प्लस m2z2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू प्लेस कीजिए बच्चों m1 मास सबका सेम है 3 kg। ऑब्जर्व कीजिए x1 कोऑर्डिनेट इसका कितना है 2 प्लस m2 भी कितना है 3 और x कोऑर्डिनेट कितना है 4 और टोटल मास m1 प्लस m2 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये हो गया 6 प्लस 12 दैट इज 18 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 3 मीटर और ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सर इसका तो ये मतलब हो गया कि यहाँ सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बिल्कुल है। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों जैसे सर ने आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा, एक बहुत अच्छी बात रखी सर ने कि 0, 0 अगर ये ओरिजिन है, ये 2, 0 है, ये 4, 0 है, तो बच्चों इसका बिल्कुल मिडिल यानी कि बिल्कुल बीचों बीच ये पॉइंट होगा वो होगा 3, 0 और ये 3, 0 ही हमारे पास आया है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। सो हियर आई कैन राइट दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो क्या सीखने को मिला यहाँ पे कि अगर इक्वल मास पार्टिकल्स हैं तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उनके बीचों बीच। ये अपने बात कही थी बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक चीज और यहाँ पर मेरे मन में डाउट आ रहा है जो बच्चे के मन में आया था कि यहाँ पर इसके पास 3 kg का मास था, इसके पास 3 kg के पास, पर सेंटर ऑफ मास तो इन दोनों के बाहर आ गया। हाँ तो जैसा कि आप पूछ रहे हैं मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास पे तो मास एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जैक्टली हाँ। बिल्कुल। तो देखिए बच्चों सर ने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपने सामने रखा है और वो ये है कि सेंटर ऑफ मास पे हमने क्या बोला था कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेट कर सके। बिल्कुल। और सर का कहना है कि सर यहाँ पे तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आपने निकाल दिया और यहाँ तो मास फिजिकली प्रेजेंट है ही नहीं। तो बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट या ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा इमेजिनरी पॉइंट सपोज किया था हमने जहां पे सिस्टम के टोटल मास को कंसंट्रेट किया जा सके। क्योंकि मानकर चलो बच्चों ऐसा ही एक सिचुएशन सर ने पूछा तो एक पॉइंट मान कर देख लेते हैं कि मानकर चलो ये 2 पार्टिकल्स हैं, इनको एक नेग्लिजिबल मास की रॉड से अपन ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब बच्चों मानकर चलिए मुझसे बोला गया कि इसको उठाइए, स्ट्रिंग से बांध दो और उठाओ। तो बच्चों अगर मैं ऑब्जर्व कीजिए रस्सी से बांध के इसको ऐसे उठाऊं मान लीजिए यहां से, तो आप नोटिस करेंगे कि अगर ये अपने पास एक इस तरह का सिस्टम है और रस्सी यहां पे बांध रखी है और जैसे ही मैं उठाऊंगा तो ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा। यहां से उठाऊंगा तो हो सकता है कि ये ऐसे रोटेट हो जाए। हाँ। पर अपना टारगेट क्या था, बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट ढूंढो, मानकर चलो ये सेंटर ऑफ मास, और यहां पे अगर मैं फोर्स लगा दूं नेट फोर्स तो ये सिस्टम बिल्कुल ट्रांसलेटरी मोशन करता हुआ आएगा लाइक दिस। अब तो हमारा तो टारगेट ही यही है ना कि हम लोग वो पॉइंट ढूंढना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई पॉइंट होता तो वो कहां होता। तो हमने ढूंढ लिया कि वो कहां होता एग्जैक्टली 3, 0 पे। बिल्कुल। तो सर यहां से अपन कंक्लूजन दे सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मास प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब एक सपोज किया जा सकता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक। 2 particles of mass 2 kg and 4 kg are placed on x axis as shown. Find center of mass of this system. अब बच्चों यहां पर एक जनरल डायग्राम पे वो दे रखा है, x और y एक्सिस का जहां इंटरसेक्शन है वो 0, 0 पर मान लेते हैं, ओरिजिन है, तो ये दिस पॉइंट इज 0, 0। तो बच्चों मुझे 4 kg वाले के कोऑर्डिनेट्स मिल गए।
सिमिलरली 2 kg वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखो 2 kg 4 kg से 6 मीटर दूर है, पर लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -6,0। बच्चों जैसा सर ने पहले वाले क्वेश्चन में कहा था, इन दोनों के ही y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब y1 एंड y2 दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी 0 होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर लाई करेगा। कैन बी ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कैन बी ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, और सॉल्व करने पे मालूम पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर अपन उस चीज को चेक करते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो मैं फॉर्मूला वही लिख रहा हूँ, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास मोमेंट ऑफ बोथ द मास m1x1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 फॉर x कोऑर्डिनेट। फॉर x कोऑर्डिनेट सर। तो बच्चों 4 kg का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0, मान लेते हैं ये m1 मास है, m2 मास 2 kg है जिसका x कोऑर्डिनेट है -6। वैल्यूज पुट करते हैं, 4 into 0 प्लस 2 into -6। सर क्या अपन यहाँ से बच्चों को ये भी बात याद दिला सकते हैं कि ये x रखना होता है तो हमें विद साइन रखना होता है, विद जो भी वैल्यूज रखी है +6 -6 जो भी है तो उसके साथ रखना होता है। तो बच्चों सिर्फ अकेला यहाँ पर मैग्नीट्यूड मत रखना, आप x कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग जैसा आया है, प्लस है माइनस है, पूरा रख दीजिएगा अपॉन टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 दैट इज 6। अब बच्चों टोटल मास 6 आ गया, सब कुछ हो गया, तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई 0। यहाँ पर क्या हुआ -12 अपॉन 6 -2। बिल्कुल सर, तो ये बच जाएगा -2। अब बच्चों ये जो -2 आया ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आया है, x कोऑर्डिनेट आया तो सोचो 0,0 यहाँ पर है और -2 यहाँ कहीं होगा। अगर ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -2,0। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे अपन ने पहले कहा था कि सेंटर ऑफ मास हमेशा मैसिव पार्ट के पास होता है। बिल्कुल। तो मैसिव पार्ट कौन है 4 kg, तो ये यहां से तो सिर्फ 2 मीटर दूर है, पर जो 2 kg है उससे कितना दूर है 4 मीटर। इसका मतलब लाइटर पार्ट से दूर और मैसिव पार्ट के पास हमेशा क्या होगा सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों यहां से सेंटर ऑफ मास अपन ने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब सर जैसे कि यहाँ पर एक और चीज दिमाग में आ रही है जो बच्चे जनरली पूछते हैं कि सर 4 kg हम लोगों ने ओरिजिन मान लिया, ठीक है, अगर हम लोग 2 kg को ओरिजिन मान के सॉल्व करते तो क्या सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, सर ने बहुत अच्छी बात पूछी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ मास के लिए अपन हमेशा निकाल रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट। अब बच्चों अगर मैं ओरिजिन को चेंज करूंगा तो उसकी प्लस और माइनस वैल्यूज चेंज होंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे उसके पोजीशन वेक्टर के, पर जो डिस्टेंस होगा, मैंने वर्ड कहा डिस्टेंस अभी भी कैसा रहेगा सेम रहेगा। तो बच्चों देखिएगा कैसे, मान लेता मैं जैसे सर ने कहा कि अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं तो बच्चों मैं वापस यहां पर लिख देता हूं इसके कोऑर्डिनेट 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं इस बार 6,0 बिकॉज मैं ओरिजिन मान रहा हूं, ओरिजिन के राइट में है। तो बच्चों मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, तो मैं फटाफट से यहां पर सॉल्व कर देता हूं। इस बार बच्चों मैं डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। m1 अपना वजह से पहले 4 kg माना था, जब आप भी 4 kg मान लेते हैं तो 4 into 6 प्लस m2 2 into 0 अपॉन टोटल मास दैट इज 4 + 2 6। बच्चों यहां से सॉल्व करूंगा तो 6 4 24 अपॉन 6 कितना आया 4। अब बोलोगे सर पहले तो -2 आया था 4 आ गया। बच्चों मैंने बोला सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस चेक करो, 4 जो आया वो 0,0 से आया, तो अभी भी जो सेंटर ऑफ मास है जो यहां पर था, क्या वो यहां से अभी भी 4 ही दूर है? बिल्कुल। और यहां से अभी भी 2 ही दूर है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो किसी भी साइड से सॉल्व करो, लोकेशन हमेशा सेम जगह पे ही आएगी, बस कोऑर्डिनेट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज हो सकते हैं डिपेंड ऑन कि आपने ओरिजिन किस साइड दिया है। बिल्कुल, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वैल्यूज अलग हो सकते हैं पर लोकेशन एग्जैक्टली सेम होंगे। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां से एक बहुत अच्छा पॉइंट हमको सीखने को मिला है, बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ मास 1 kg इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर। For 2 kg it is 2i cap minus j cap plus 2k cap meter. Then find position vector of center of mass. तो बच्चों इस बार हमें पूरा पोजीशन वेक्टर ही लिख कर दिया है और हमें x y z इंडिविजुअली भी नहीं पूछा गया, हमें डायरेक्टली बोला गया पोजीशन वेक्टर निकाल दो। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं RCM दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल मास मोमेंट्स। 2 पार्टिकल है तो 2 पार्टिकल का मास मोमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2। अब बच्चों हमें m1 भी पता है, m2 भी पता है और साथ में r1 r2 वेक्टर्स भी गिवन है। तो अब वैल्यूज प्लेस करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले टोटल मास 1 kg एंड 2 kg सम कीजिए कितना हो गया 3। m1 को मान लेते हैं हम 1 kg और इसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप।
इसी तरह से बच्चों m2 को मान लिया है हमने 2 kg और इसका पोजीशन वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया बच्चों हमारे पास पोजीशन वेक्टर और पूरा इक्वेशन हमने अरेंज कर लिए। अब बस केवल इसको सिंप्लीफाई करना रह गया है। बच्चों सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन टोटल मास बच्चों कितना हो गया है 3। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए i कैप प्लस 4i कैप कितना हो जाएगा 5i कैप, बिल्कुल 5i कैप। बच्चों 2j कैप और माइनस 2j कैप ये आपस में कैंसिल हो गए। k कैप और 4k कैप दोनों पॉजिटिव है, ऐड होके कितना हो जाएगा 5k कैप अपॉन 3। बच्चों हम चाहें तो अपना आंसर यही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इंडिविजुअल लिखना चाहें तो 5/3 i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5/3 k कैप। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शंस हमको उनको मैनेज कर लेना है। पर इसके थ्रू भी हम लोगों ने एक तरीका सीखा क्वेश्चन सॉल्व करने का कि प्रीवियस क्वेश्चंस में तो सिर्फ हमें एक कोऑर्डिनेट पूछ रहे थे लाइक x या कोई y या कोई z, इस बार हमें पूरा पोजीशन वेक्टर ही पूछ लिया तो हम लोग इस क्वेश्चन को इंडिविजुअली ना करते हुए पूरे पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। जो अभी तक अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा बातें सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बच्चों जैसे अपन ने देखा कि 2 पार्टिकल सिस्टम है तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके बीच के लाइन ज्वाइनिंग पे ही करिलाई करता है। अगर अपन ऐसा डायग्राम कंसीडर करते हैं कि एक मास m1 है एक मास m2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। इनका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट में मैंने अज्यूम कर लिया दैट इज c। अब इस c का m1 से डिस्टेंस है r1 और c से m2 का डिस्टेंस है r2। बच्चों अपने को यहाँ पर मालूम करना है कि r1 और r2 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड r। तो उसी के लिए अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, consider 2 particles of mass m1 and m2 at a distance r from each other. Their center of mass c must lie in between them on the line joining. Let the distances of this particle from the center of mass be r1 and r2. अब बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। याद करो कुछ देर पहले अपन ऐसा बोला था कि अपनी जहां इच्छा हो वहां अपन ओरिजिन मान सकते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट्स के ऊपर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिपेंड नहीं करती, उसकी लोकेशन फिक्स रहेगी। अगर आप ओरिजिन शिफ्ट करोगे तो सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट चेंज हो जाएंगे। तो बच्चों अभी मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं कि सपोज मुझे r1 सॉल्व करना है, ठीक है, r1 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको इस पॉइंट को जो अपन m1 वाला पॉइंट है इसको मैं 0,0 मान लेता हूं, कंसीडर एज ओरिजिन। तो बच्चों इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया। अब यहां से अपन बात कर रहे हैं कि फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, क्या ये पूरी x एक्सिस मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। इसका मतलब मुझे xcm की बात करनी है, मैं ycm से कोई मतलब नहीं, मुझे zcm से कोई मतलब नहीं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा वो लिख देते हैं, xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों ये तो अपना जनरल फॉर्मूला। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। बच्चों ये ओरिजिन है, इसका मतलब m1 के साथ जो x1 होगा वो कितना होगा 0। तो आई कैन से m1 इंटू 0 प्लस m2। बच्चों ध्यान दीजिएगा ओरिजिन से m2 r दूर है, इसका मतलब x2 की वैल्यू कितनी हो गई r। तो आई कैन से m2 इंटू r अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। तो बच्चों यहां से xcm की वैल्यू कितनी आ गई और वो जो xcm है उसकी वैल्यू अपन लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है r1। क्या xcm को अपन डायरेक्टली r1 लिख सकते हैं? तो आई कैन पुट इट एज r1 इज इक्वल टू m2r बिकॉज ये टर्म 0 हो गई अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों यहां से अपने पास r1 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड r। तो बच्चों यहां से अपने क्या मालूम पड़ा कि अगर आपको कोई डिस्टेंस निकाला किसी मास का सेंटर ऑफ मास से, तो आप उसी मास को क्या मान लो, ओरिजिन मान लो और इजीली आप सॉल्व कर लो। सिमिलरली अगर मैं m2 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से r2 को ढूंढना चाहता हूं तो इस बार मैं ओरिजिन को इस पॉइंट पे मान लेता हूं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं इस पॉइंट को इस बार वापस ओरिजिन कंसीडर कर लेता हूं तो बच्चों ये पार्ट अब हो गया नेगेटिव x एक्सिस का। अगर ये नेगेटिव x एक्सिस का है तो वापस फॉर्मूला तो अपना सेम रहेगा दैट इज xcm is equal to m1x1 plus m2x2 अपॉन m1 plus m2। अब बच्चों वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले xcm की बात कर लेते हैं। क्या ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास r2 दूर है और लेफ्ट साइड में है, तो क्या इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -r2? बिल्कुल सर। तो आई कैन से दिस इज एज -r2
सिमिलरली m1, क्या m1 ये है? बिल्कुल। इसका x1 की वैल्यू देखो बच्चों, ओरिजिन से कितना दूर? r दूर, पर लेफ्ट साइड में है तो क्या लिख देंगे? माइनस r। तो m1 इंटू माइनस r। बच्चों जो m2 है जिसके लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं उसको अपन ने कहां कंसीडर कर लिया? ओरिजिन। तो x2 की वैल्यू हो गई ओरिजिन का मतलब 0 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। यहां से बच्चे इसको सॉल्व करते ही पूरी टर्म तो 0 हो गई, इसलिए इसको हटा दिया। तो बच्चों यहां से आएगा माइनस m1r और यहां से आएगा माइनस r2। क्या दोनों साइड के माइनस कैंसिल आउट हो सकते हैं? बिल्कुल सर। तो क्या बचेगा? r2 इज इक्वल टू m1r अपॉन m1 प्लस m2। और बच्चों ये वैल्यू आ गई r2 की। तो आपने क्या नोटिस करा, जब यहां पर r1 की वैल्यू अपन ने ढूंढी थी तो ऊपर आया था m2r अपॉन m1 प्लस m2, और जब अपन ने R2 ढूंढा है तो ऊपर आया m1r। तो इसके यहां पर ये मालूम पड़ता है कि जब R2 होगा तो ऊपर m1 आएगा और जब R1 होगा तो m2 आएगा। और बच्चों इसी फॉर्मूले से आप इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन करे थे 2 kg 4 kg वाले या 3 और 3 kg वाले, उनको आप इसी फॉर्मूले से वापस ट्राई करो और अच्छी तरह आपके आंसर्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसकी हेल्प से जो भी हमारे कॉन्सेप्ट सामने आए थे, थ्योरेटिकल पॉइंट सामने आए थे, अब हमने उनको समराइज कर दिया है और उन्हीं को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं उनके भी हम लोग आंसर्स जल्दी से कर पाएंगे। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? देयर मे और मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट सेंटर ऑफ मास। एंड आगे लिखा है इट मे बी विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो बच्चों दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट तो देखिए हम लोग बीच में डिस्कस कर ही चुके हैं। याद कीजिए सर ने जब 3 kg और 3 kg वाले 2 पार्टिकल सिस्टम का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो सर ने एक क्वेश्चन बीच में रखा था कि सर यहाँ पे तो जो सेंटर ऑफ मास आया है वहां तो मास प्रेजेंट है ही नहीं। तो वहीं पर हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके थे कि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां हम लोग बॉडी के टोटल मास को कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, ऐसा हम लोग सपोज कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वहां मास हो ही सही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जैसे कि ये 3 डायग्राम्स हैं, इनकी हेल्प से हम लोग ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये बॉडी के अंदर और बाहर दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है बॉडी का शेप और साइज कैसा है। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, एक ट्राइंगल शेप है ना, एक सॉलिड ट्राइंगल, हमको ट्राइंगुलर प्लेट हम लोग कंसीडर कर ले ऑफ नेग्लिजिबल विड्थ। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यहां पर एक ट्राइंगुलर शेप हमको दिया है, उसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे यानी कि सेंट्रॉइड पर दिया हुआ है, मान लेते हैं। तो बॉडी के अंदर हमको दिया है। बच्चों यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, एक रिंग हमको दी है और रिंग का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके बीचों बीच हमको यहां पर दिया गया है। और नोटिस कीजिए बच्चों, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है जहां एग्जैक्टली मास प्रेजेंट होता ही नहीं है क्योंकि रिंग तो अंदर से हॉलो होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वो इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे टोटल मास को कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। अब बच्चों ये एल शेप में, इसमें भी जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के बाहर है। और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग सीखेंगे भी, बट एक हिंट के तौर पर मान लें कि बच्चों ये 2 आइडेंटिकल रॉड हमको दी गई हैं, मान लेते हैं 2 आइडेंटिकल रॉड्स हैं जिनकी विड्थ या थिकनेस हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनकी लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बच्चों हमने क्या सीखा स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास में कि अगर हम बॉडी को सॉल्व करेंगे तो बॉडी के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल का मास मोमेंट लिखकर उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर। तो हम क्या करेंगे, बॉडी को एक ऐसे पॉइंट से रिप्लेस करेंगे और वो पॉइंट उस बॉडी के रिप्रेजेंटेटर होगा, या बोल सकते हैं कि वो पॉइंट उस बॉडी के मोशन को, एंटायरली बॉडी को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा और वो क्या कहलाएगा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो मानकर चलते हैं कि ये रॉड जो है उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां कहीं हम लोग कंसीडर कर लें, इस जगह। ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है जो डिफरेंट है, उसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे कंसीडर कर ले। तो बच्चों अब ये 2 रॉड नहीं रह गए हैं, ये 2 पॉइंट हो गए हैं, 2 पार्टिकल है। और 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, अभी सर ने बताया कि 2 पार्टिकल्स की जो लाइन ज्वाइनिंग होगी सेंटर ऑफ मास उन्हीं लाइन ज्वाइनिंग पर एग्जिस्ट करेगा। तो ये वही है और यहीं पर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, इनको निकालना कैसे है वो अपन क्वेश्चंस में सीखेंगे आगे जब बॉडीज के शेप्स आएंगे हमारे पास, बट एक जस्ट हिंट है, ये बॉडी के बाहर कैसे चला गया वो सारी चीजें हम लोग डिफाइन कर रहे थे। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट्स पोजीशन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। अभी अपन ने कुछ देर पहले था ट्राइंगल है, एल शेप है और कुछ रिंग वाला शेप था। तो जैसे बॉडी का शेप चेंज होगा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब उसकी शेप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, for a given shape it depends on the distribution of mass within the body and is closer to the massive part। बच्चों ये बात अपन क्वेश्चंस की हेल्प से प्रूव कर चुके हैं कि अगर दोनों साइड मास इक्वल तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में है। अगर एक साइड मास बड़ा, बच्चों ये जो रेड कलर है इसको अपन मैसिव पार्ट मान रहे हैं, ये पार्ट मैसिव नहीं है, ये लाइटर मास है।
तो मैसिव पार्ट के पास सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मैसिव इस साइड होता तो सेंटर ऑफ मास भी इसी साइड होता। इसका सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज नियर टू द मैसिव पार्ट। बिल्कुल। एंड नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज हैविंग होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इट कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ सिमेट्री और ज्योमेट्रिकल सेंटर। बच्चों अभी तक हमारे जो क्वेश्चंस थे ना, उन सभी क्वेश्चंस में हमें पार्टिकल्स दिए जा रहे थे कि सिस्टम अपना दो पार्टिकल्स का है या दो से ज्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो हमें उन पार्टिकल्स के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढना था। पर अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज। सिमेट्रिकल बॉडीज मानकर चलो अपने को एक मानकर चलिए स्क्वायर प्लेट दे दिया गया, या फिर हमको एक सॉलिड स्फीयर दे दिया गया, हॉलो स्फीयर दे दिया गया, रिजिड बॉडी दे दी गई। मतलब एक बॉडी जिसका एक शेप है, साइज है, जिसकी डायमेंशंस डिफाइन है, ऐसी बॉडी दी गई है। और इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बिल्कुल एक जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग बोल पाए कि अगर एल लेंथ का मास एम है तो आधी का कितना होगा, m/2। कुछ इस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म हो। तो उसमें अगर सेंटर ऑफ मास हमें ढूंढना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। आइए देखते हैं कैसे, उसके कुछ डायग्राम्स हमारे सामने हैं। बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, हमारे लिए एक डिस्क है और यहां पर मानकर चलिए कि स्क्वायर प्लेट है। तो हमारे क्वेश्चन जब सॉल्व होंगे तो हम लोग क्वेश्चन का बहुत सारा हिस्सा केवल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहां पर कहां पर लाई करना चाहिए। बिल्कुल। बच्चों इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका है। ज्योमेट्रिकल सेंटर हम लोग कैसे ढूंढते हैं, अगर यूनिफॉर्म बॉडीज हैं, क्या करना है हमको, बॉडी को हमें इस बॉडी में कुछ ऐसे एक्सिस खींचने हैं जो बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वल हाफ कह सकते हैं। हमें इस बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एक्सिस खींचने हैं जो बॉडी को इक्वल पार्ट्स में या इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अगर ये डिस्क है, अगर मैं इस डिस्क के अंदर एक्स एक्सिस खींच दूं तो आप नोटिस कीजिए क्या ये एक्स एक्सिस इस बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। जितना पार्ट ऊपर उतना ही पार्ट नीचे। क्या सर इसमें x के साथ साथ y एक्सिस भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल सर, लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा। बिल्कुल। तो बच्चों अगर मैं इसमें x ना खींचते हुए सिर्फ y एक्सिस खींच देता तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये y एक्सिस भी इस बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जितना पार्ट लेफ्ट में है उतना ही राइट में है। अगर हम लोग ऐसे एक्सिस खींच देते लाइक दिस, तो ये भी हमारे लिए एक ऐसा एक्सिस होता जो बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस एक्सिस के पार्ट जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अगर हम लोग एक ऐसा एक्सिस खींच देते तो ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, ये चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां होगा। बिल्कुल। तो बॉडी के अंदर कुछ एक्सिस खींचिए जो बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अगर यहां पर एक से ज्यादा एक्सिस अगर बन रहे हैं तो उन सबका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही होगा इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सर। सिमिलरली अगर स्क्वायर प्लेट है तो बच्चों जैसे सर ने यहां पर प्रोसीजर लिया वही सेम प्रोसीजर यहां पर ले लेते हैं। तो बच्चों यहां पर इसको अपन एक वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं। क्या यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा। बिल्कुल। सिमिलरली मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, क्या टॉप इक्वल टू बॉटम हो रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब यहां पर दोनों इक्वल हाफ भी हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई डायगोनल बनाया था तो ये भी क्या ये भी इक्वल हाफ होता? इधर भी डायगोनल बनाता तो इधर वाला भी इक्वल हाफ होता। तो इसका मतलब इन सबका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही पॉइंट इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी और यही इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा फॉर अ रेगुलर शेप एंड यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। सर बच्चों का यहाँ पर एक जनरली डाउट होता है कि सर यहाँ पे तो एक से ज्यादा एक्सिस बन रहे हैं। बिल्कुल। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो हमने बोल दिया वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी के अंदर केवल एक ही एक्सिस ऐसा बने जो बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो? तो फिर वहां पर हम लोग क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करें वो भी आप एक बार। बिल्कुल। सर ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि अगर एक्सिस एक ही बने और इक्वल हाफ में सिर्फ एक ही एक्सिस डिवाइड करें तब क्या करेंगे अपन? तो बच्चों एक काम कर लेते हैं, एक टी शेप ले लेते हैं। तो सपोज एक टी शेप है अपने पास। इस टी शेप के अंदर अपन कोशिश करते हैं कितनी एक्सिस बन सकती है जो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करे। सर अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो शायद ये इक्वल नहीं हुआ, बिकॉज ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो ये एक एक्सिस मेरे काम की नहीं है। अब सर इसी तरह अगर मैं इसको वर्टिकल एक्सिस से डिवाइड करता हूँ तो लेफ्ट इक्वल टू राइट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये एक्सिस इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। तो इससे मैं 100% क्लियर तो हो गया कि 100% सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो लाई करेगा। हाँ। अब क्योंकि मैं इसके अलावा और एक्सिस नहीं बना सकता तो मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट को यहाँ पर डिनोट नहीं कर सकता। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि अगर सिर्फ एक एक्सिस बन रहा है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे कहीं होगा। बिल्कुल। बट एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। सिमिलरली क्या अपन इसके अलावा एक शेप और लेते हैं? बिल्कुल। सपोज एक हाफ रिंग होती तब क्या होता? देखिएगा बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर रिंग कंसीडर कर रहे हैं, बच्चों इमेजिन कीजिए, अब आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए कि इस
सेमी सर्कुलर रिंग को हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर मैं एक बार जस्ट एग्जांपल के लिए करके बताऊं तो बच्चों मानकर चलिए कि ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींच दिया, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसके ऊपर अगर ऑब्जर्व करें और इसके नीचे ऑब्जर्व करें तो ये सिमेट्रिकली डिवाइडेड नहीं है। तो अगर ये सिमेट्रिकली डिवाइडेड नहीं है तो मतलब इसके अंदर एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसा नहीं होगा जो इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करे। हाँ, बट अगर इसमें मैं वाई एक्सिस खींच दूं ऐसे, तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये वर्टिकल एक्सिस इस रिंग को या इस शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास जब भी होगा उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसी लाइन पर यानी कि इसी एक्सिस पर लाई करेंगे, यानी कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ कोई वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा। अगर हम लोग यहां पर इसमें ओरिजिन कंसीडर कर लें ऐसा कुछ, तो सेंटर ऑफ मास केवल इसी लाइन पर होना चाहिए। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। एग्जांपल, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग इज एट इट्स सेंटर व्हाटएवर बी द कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों ये अपन ने बात पहले भी करी थी कि आप ओरिजिन को कहीं पर भी कंसीडर कर लो, सेंटर ऑफ मास जो होगा उसकी लोकेशन सेम रहेगी, बस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज हो सकती है डिपेंड ऑन कि आपने ओरिजिन कहां लिया है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे हमेशा होगा। डिपेंड करता है कि आपने ओरिजिन कहां लिया। अगर आपने ओरिजिन सेंटर पे ले लिया तो 0 आ जाएगा, कहीं और ले गया तो नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं पर लोकेशन कभी चेंज नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वापस से आते हैं और अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मोर देन 2 पार्टिकल्स हैं। आई मीन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 पार्टिकल्स का सिस्टम है। बिल्कुल। पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है उस पर चर्चा करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg, 2 kg, 3 kg आर प्लेस्ड ऑन द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ L। बच्चों सबसे पहले ये ट्रायंगल हमको जो दिया है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों साइड्स जो हैं उनकी लेंथ सेम है, दैट इज L, और ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। बिल्कुल। और तीनों पार्टिकल 1, 3 एंड 2 ये तीनों प्लेस्ड हैं कहां पे, उनके वर्टाइसेस पे। तो अब हमें कैलकुलेट करना है फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, कहीं भी मुझे ओरिजिन नहीं बताया। अब ओरिजिन मान लेते कहीं पर भी, कहीं पे भी मान लेते हैं, क्योंकि अभी सर ने बोला कि इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, आई मीन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहीं से भी सिलेक्ट करो, लोकेशन तो फिक्स ही आएगी, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो क्यों ना सर हम लोग 1 kg को ओरिजिन मान लें। मान लीजिए सर। तो एग्जैक्टली बच्चों अगर हम लोग 1 kg को ओरिजिन मान लें तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारे लिए एक्स एक्सिस। बिल्कुल ठीक है सर। तो बच्चों ये x है और ये अगर हमारे पास y है तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। तो बच्चों अगर ये 0,0 है तो अब हमें जरूरी है 2 kg और 3 kg के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना। तो बच्चों 2 kg के लिए अगर ऑब्जर्व करें तो ये अभी भी x एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। तो 2 kg के ये लेंथ कितनी है L, तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट L और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0। अब बच्चों 3 kg की बात करें तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों 3 kg के लिए अगर हम लोग ये ढूंढें कि ये वैल्यू कितनी है तो बच्चों यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ लेंथ, दैट मींस इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा L/2। अब बच्चों जरूरी है कि हम y कोऑर्डिनेट निकालें। बिल्कुल बच्चों y कोऑर्डिनेट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज याद है तो हम लोग डायरेक्टली भी बता सकते हैं, और बाय चांस किसी वजह से अगर प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है तो एंगल हमें पता है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये लेंथ कितनी है L, ये लेंथ कितनी है L/2। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन cos tan अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों थीटा के लिए ये कौन है परपेंडिकुलर और ये कौन है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर निकालना है, मानकर चलो ये परपेंडिकुलर कितना है x और हाइपोटेन्यूज हमें दिया है L, तो क्यों ना हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए साइन थीटा अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू x/L। बच्चों x की वैल्यू हमें चाहिए तो ये कितना हो जाएगा √3L/2। बिल्कुल। तो बच्चों √3L/2 आ गई हमारे पास x की वैल्यू, यानी कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 3 kg का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा x को। बिल्कुल। सो हियर आई कैन राइट √3L/2 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ 3 kg। बिल्कुल। अब बच्चों हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें x और y कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहां होगा, तो उसके भी 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे, कौन कौन से x और y। तो बच्चों अगर हम लोग x और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें तो सबसे पहले मैंने लगाया xcm। बच्चों जल्दी से बताओ कितने पार्टिकल्स हैं 3। तो एक्सपेंशन जब करेंगे तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन टोटल मास। टोटल मास बच्चों डायरेक्टली लिख लेते हैं, कितना है 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 6। बच्चों m1 मान लिया मैंने 1 kg को, इसका x कोऑर्डिनेट है 0, तो 1 × 0
m2 है अपना 2 kg और इसका x कोऑर्डिनेट है l, 2 into तो 2 into l। m3 है अपना 3 kg और इसका x कोऑर्डिनेट है कितना l/2, बिल्कुल सर। और टोटल मास कितना हो गया 6। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, ये कितना हो गया 2l और ये कितना हो गया 3l, 1.5L। बिल्कुल 1.5l कह सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा अपने पास 2l प्लस 1.5l अपॉन 6। बिल्कुल सर। तो बच्चों टोटल 2 और ये 1.5 कितना 3.5l अपॉन 6। ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। फर्दर बच्चों पॉइंट्स में अगर इसको सॉल्व करना है तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या दिया है, या हम लोग डेसिमल यूज करके यहाँ पे l/2 की टर्म्स में, या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग डेसिमल में ना कन्वर्ट करते हुए वहां भी आंसर्स दे सकते थे। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बिल्कुल। अब बच्चों y कोऑर्डिनेट के लिए जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्व कीजिए YCM। बच्चों y के लिए टोटल मास कितना है 6, m1 y1 अगेन 1 into 0, तो ये हो गया 1 into 0 प्लस m2 y2 कितना हो जाएगा 2 into 0। अब 3 kg के लिए y कोऑर्डिनेट बच्चों x की वैल्यू ये पूरी कितनी निकाली √3l/2, तो √3l/2। बच्चों 2 नीचे ले आए क्या? बिल्कुल सर। ऐसा कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए YCM हमारे पास कितना आ गया 3√3l अपॉन 12। बच्चों 3 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो √3/4 इंटू एल, ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। तो बच्चों यहां पर जो हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की है ये 1 kg के रिस्पेक्ट में की है। जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं 3.5l अपॉन 6x कोऑर्डिनेट, और ये जो y कोऑर्डिनेट आया है √3l/4, ये एग्जैक्टली हम लोगों ने कब कैलकुलेट किया है जब हमने ओरिजिन को 1 kg को ओरिजिन माना है। अगर हम लोग 2 kg को या 3 kg को ओरिजिन मानते तो सेंटर ऑफ मास की जो भी लोकेशन होती वो सेम होती, पर उनके रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स होते वो अलग हो सकते थे। तो अब ये बच्चों डिपेंड करता है अपने क्वेश्चन में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उसमें ओरिजिन हमें कहाँ मानने को दिया है, और कुछ भी नहीं माना है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।